तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 10 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आज सुबह हमने करा दिया है, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है। और जो आज के प्रश्न भेजे हैं वो आज की टॉपर दीदी हैं, 181 नंबर ये लेकर के आई हैं और इनके द्वारा हमें प्रश्न भेजे गए हैं। तो अभी आपको हम दिखा देंगे, उनका प्रूफ भी दिखा देंगे कि उन्होंने शुक्ला सर के 199 वाले पीडीएफ से तैयारी की थी। आपको स्क्रीनशॉट भी हम दिखा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो तो ये तो 179 वाली दीदी हैं अंकिता राजपूत। इनके बारे में सुबह हमने आपको बताया था, इनके 179 नंबर आए हैं और इन्होंने जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आज दीदी हैं इनका नाम है आशा द्विवेदी और ये इंदौर की रहने वाली हैं। देखो इनका क्या कहना है, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरे 181 नंबर आए हैं। मैंने आपकी पीडीएफ ली थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरे बहुत काम आई। तो जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने चालू की थी ना, 7 ब्रह्मास्त्र आपको कराए हैं, 199 वालों को हम ब्रह्मास्त्र देते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, देखो इन्होंने सारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। 156 वाली जो दीदी आज सुबह हमने बताया था इनके बारे में, क्या नाम था, नाम भी इनका भूल गया, ठीक है। इनके 156 नंबर आए हैं और इन्होंने भी देखिए सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा है। ब्रह्मास्त्र 03, ब्रह्मास्त्र 02 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर अच्छे टॉप वाले नंबर लेकर के आ रहे हैं, उन सब ने सुपर सिलेक्शन नोट्स 199 वाले ले रखे हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो सुपर सिलेक्शन नोट्स 199 वाले ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने के बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपका एग्जाम अगले 2 या 3 दिन में है। अब ये जो लोग टॉप किए हैं ना, ये किसी ने 7 दिन पहले नोट्स लिया है, किसी ने 8 दिन पहले नोट्स लिया है, लेकिन मेहनत करके उन नोट्स को कंप्लीट करके गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, इसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा आपको 7 ब्रह्मास्त्र दिए जाएंगे, 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ दी जाएगी, सुपर मैराथन की पीडीएफ दी जाएगी चारों सब्जेक्ट की। और जो मेन टॉपिक की हमने टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, उन सभी टॉप 100 प्रश्नों की आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स। और इसको लेने के बाद में लोग अच्छे खासे, अभी कल आपको आसमा दीदी का नंबर बताया था, 171 नंबर आए थे, ठीक है। उन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए थे। तो ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं, कुछ करना नहीं है भाई, सीधा सिंपल सा फंडा है। ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर 199 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर 7052547003 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप अगर फोन पे नहीं चलाते तो किसी और से भी पे करवा सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट उसी नंबर से भेजना जिस पर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना। तो आपने अपने नोट्स मंगवा करके अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का पहला प्रश्न क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं और आपको बहुत सारे प्रश्न अपने जाने पहचाने लगेंगे, जो अभी पिछले 2-3 दिनों से करा रहे हैं वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस हर एक शिफ्ट का अच्छे से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न रिपीट होकर के आ जा रहे हैं। चलिए देखिए, दो टीकों के बीच में कितने समय का अंतराल रहता है, यानी कितने समय के अंतराल पर 2 टीके लगाए जाने चाहिए। सही आंसर है 4 सप्ताह। 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 टीके लगाने चाहिए। देखो दो या दो से अधिक इंजेक्शन या नाक से दी जाने वाली जीवित वैक्सीन जिन्हें एक ही दिन में नहीं दिया जाता है, इनके बीच में कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। अब डीपीटी में मत कर देना कि सर डीपीटी के टीके में पहले डिप्थीरिया का अलग लगाओ, ठीक है, फिर पर्टुसिस का अलग लगाओ, फिर इसका टेटनिस का अलग लगाओ। नहीं, ये डीपीटी के जो टीके हैं ये तीनों एक साथ में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर एक साथ में दिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टीके जो एक साथ में एक दिन में नहीं दिए जाते हैं, उनके बीच में कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। तालिका 3 और 4 में यह दिया गया है, ठीक है। जिससे कि मान लीजिए कोई वैक्सीन है, पहली वैक्सीन आपने लगाई, तुरंत दूसरी वैक्सीन लगा दी, तो ये आपस में क्या है, साइड इफेक्ट न कर जाए, इसलिए इनके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कम से कम 4 सप्ताह यानी 30 दिन का समय लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया। अगला ये देखो, विटामिन ए कहीं जा ही नहीं रहा है भैया, ये तो अपना दोस्त बन गया है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। हमने आपसे कहा था भैया विटामिन ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ये कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर करके आपके एग्जाम में ही आएंगे। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विटामिन ए कहीं नहीं जा रहा भैया। आज पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। पहले दिन सेकेंड शिफ्ट में यही पेपर में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम आपको बता दें, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अन्य कौन कौन से रोग हो सकते हैं,
वो भी आपको देख लेना है। मान लीजिए विटामिन जो आपका रतौंधी है वो आपके ऑप्शन में ना मिले तो आपको कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे निक्टोपिया कहते हैं, ध्यान रखना। अभी आज सुबह खेला हो गया, आज सुबह क्या हुआ, विटामिन सी नहीं पूछा, ठीक है ना, विटामिन सी नहीं पूछा, क्या कह दिया, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अब आधे लोग कंफ्यूज कि ये क्या आ गया, ठीक है ना, हम तो विटामिन सी पढ़ करके आए थे। तो भैया विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड ही तो होता है, ठीक है ना, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए दे दिया था। तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सबका रासायनिक नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे हम निक्टोपिया कहते हैं, ये जैसी समस्या होती है। रतौंधी की वजह से रात में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है, जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे ही देखने में दिक्कत होने लगती है रतौंधी वाले को। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से अन्य कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो भी आपको देख लेना। देखो, आंख के सफ़ेद हिस्से में धब्बा हो सकता है, त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, और बच्चों में जो वृद्धि मंदता है, ये वृद्धि मंदता हो सकती है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क और सल्की हो सकती है, ठीक है। अब चलो, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होते हैं, तो कम विटामिन ए वाला आहार लेना। अब विटामिन ए किस में मिलता है, पपीता वगैरह में मिलता है, शकरकंद में मिलता है, आज सुबह ही हमने आपको बताया था, ठीक है। कम अवशोषण या फिर लीवर विकार, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं विटामिन ए की कमी के कारण, ये सारे रोग हो सकते हैं। अब देखो, आपको एक बात बता दें, 70% जो पेपर है वो आपकी दिमागी समझ पर आ रहा है, यानी कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि अगर आपने डीपली नॉलेज ली होगी तो आप आसानी से कर लेंगे, या थोड़ा बहुत भी, मतलब डीपली की जरूरत भी नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगी उसके बारे में तो आप आसानी से कर सकते हैं। पेपर का लेवल अभी तो सरल चल रहा है, आगे क्या होगा वो भगवान जाने, उसको बताने के लिए भैया हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे पेपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको हम जानकारी देते जाएंगे। अभी तो पेपर ठीक ठाक चल रहा है, तो अगले 2 से 3 दिन में जिनका पेपर है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाइए। अगर आपने 199 वाला जो पीडीएफ है वो अगर कंप्लीट कर रखा होगा तो आप 101% 160 प्लस स्कोर करके ही आएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 160 प्लस स्कोर आप करके ही आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी 2-3 दिन में भी अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो। और जो पहले से लेकर के बैठे हैं ये वही लोग हैं जो 179 और 180 तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने पहले से ये नोट्स लेकर के तैयारी कर रखी, ठीक है। नोट्स के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप तो बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वहाँ पर ऊपर टाइम दिया रहता है, इतने बजे नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे। एक बार आप डीपी चेक कर लीजिएगा, उस पर लिखा रहता है भैया अगली बार नोट्स इतने बजे सेंड किए जाएंगे, जैसे अभी हमने बोला है 9 बजे के बाद सेंड किए जाएंगे क्योंकि एग्जाम एनालिसिस चल रहा है। तो एक बार आपको डीपी चेक कर लेना, ठीक है। और नोट्स एक एक व्यक्ति को भेजे जाते हैं, सबको मिलेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया, भैया डिप्थीरिया से आज 3 प्रश्न बने हैं डिप्थीरिया के, ठीक है ना। कौन कौन से प्रश्न बने वो आपको हम बता देते हैं, लेकिन डिप्थीरिया को अच्छे से पढ़ करके जाना है। और विटामिन ए के ऊपर ज़्यादातर विटामिन जो ए है आपका, सी है, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे, देखिए कल सुबह उसको हम डाल देंगे, ठीक है। देखो, तो डिप्थीरिया का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, अब ये स्कर्वी सुबह का लिखा रहेगा, इसको छोड़ देना। अब डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, उनका नाम चलिए देख लेते हैं। देखो, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए गले के नमूने से बैक्टीरिया की जांच की जाती है। वही कोविड वाले में, कोविड में था ना, नाक से जो है बैक्टीरिया निकालते थे, वैसे डिप्थीरिया के लिए क्या करते हैं, जो है गले से बैक्टीरिया निकाले जाते हैं। इसके लिए शारीरिक परीक्षण और प्रयोगशाला में टेस्टिंग की जाती है। देखो, डिप्थीरिया का पता लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, नाम इनके बड़े अटपटे से रहेंगे, आप बस देख लेना, ठीक है। देखो, पहला होता है शारीरिक परीक्षण, दूसरा होता है गले के नमूने से बैक्टीरिया की जांच, उसके बाद में विष का पता लगाने वाले जो टेस्ट होते हैं, उसके बाद में ये बड़ा सा देखो आईसीएस करके एक टेस्ट है, ये होता है। उसके बाद में देखो इम्यूनो प्रिसिपिटेशन, ये एक परीक्षण होता है। उसके बाद में एंजाइमेटिक परीक्षण होता है, इनमें से ही कोई आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा। उसके बाद में मेल्डिटिओएफ जो करके एक टेस्ट होता है, इसका नाम भी दिया गया है, ये भी आप देख लेना। ये सारे टेस्ट होते हैं जो डिप्थीरिया का पता लगाते हैं। तो डिप्थीरिया को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आगे बढ़िए, अगला, गर्भावस्था में डिप्थीरिया से होने पर बच्चे को क्या नुकसान होता है। देखो, डिप्थीरिया से एक और प्रश्न आ गया। देखो, तो बता देते हैं भैया कौन से नुकसान हो जाते हैं। देखो, तो गर्भावस्था के दौरान डिप्थीरिया होने पर बच्चे को दिल, किडनी और तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है। डिप्थीरिया होने से जटिलताओं में कुछ महत्वपूर्ण जटिलताएं कौन सी हैं। अगर डिप्थीरिया हो गया है तो देखो, हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है, ठीक है, जिसे हम मायोकार्डियस कहते हैं। उसके बाद में अस्थायी पक्षाघात हो सकता है, यानी कि वो जो ब्रेन हेमरेज टाइप का हो सकता है। किडनी को नुकसान हो सकता है, एंटीऑक्सिन के प्रति एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो ये सारी समस्या हो सकती है अगर गर्भावस्था के दौरान डिप्थीरिया हो गया है, तो बच्चे
बच्चे में ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए क्या करना रहेगा, आपको टाइम टू टाइम अपना टेस्ट परीक्षण वगैरह करवाता रहना चाहिए। तो मान लीजिए अगर डॉक्टर्स को कोई समस्या अगर दिखती है तो वो उसका तुरंत का तुरंत निदान वगैरह कर देंगे, दवा वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो चेक जरूर कराते रहना चाहिए। अगला देखिए, 3 माह के बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। टीकाकरण से आज 6-7 प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो टीकाकरण की पीडीएफ हमने दे रखी है आपको अलग से, टॉप 100 प्रश्नों की टीकाकरण की पीडीएफ, उसको पढ़ करके जाना अच्छे से। जिसके पास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख करके जाओ बढ़िया, ठीक है ना। 2x स्पीड में करके वीडियो देख लो, वो सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से एक पीडीएफ वो बनाई है हमने प्ले लिस्ट, उसको देख करके जाना, ठीक है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है 3 माह के बच्चे को दी जाती है। अब चलिए, अगर मान लीजिए न्यूमोकोकल ऑप्शन में नहीं है तो और कौन कौन से आपके ऑप्शन होंगे, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जो है वैक्सीन दी जाती हैं। 3 महीने के बच्चे को न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसे हम पीसीवी कहते हैं, लगवाई जाती है। यह टीका इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा शिशुओं को ये टीके भी लगवाने चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। कौन से? डिप्थीरिया, अभी बताया डीपीटी का, ठीक है। टिटनिस और पर्टुसिस, जिसे हम डीपीटी कहते हैं या फिर डीटीएपी कहते हैं, ये तीनों टीका लगाना चाहिए। पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, पर्टुसिस को ही काली खांसी कहते हैं। उसके बाद में हीमोफिलस वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, भाई 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, बचपन से सुनते चले आ रहे हो। आईपीवी, ये सारी ऐसी वैक्सीन है जो 3 महीने के अंदर, रोटा वायरस हो गया, ठीक है ना। रोटा वायरस मानी जो आरवी वैक्सीन होती है, जिससे डायरिया को बचा जा सकता है, डायरिया से बचा जा सकता है, वो आपकी रोटा वायरस वैक्सीन होती है। इन सबको 3 महीने के अंदर आपको लगवा लेना चाहिए। चलिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कुपोषण से भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। और कुपोषण की भी आपको हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं, कुपोषण वाले। चलिए देखिए, तो क्वासियोरकर नामक रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से हो जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मेरास्मस, ये दोनों तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। इस पर भी हम एक जो है एक काम करेंगे, इसका फेसबुक पर वो डाल देंगे, आर्टिकल बना करके डाल देंगे, ठीक है। फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, और अपनी सिल्वर बटन वाला जो प्रोफाइल है वो लगा हुआ है, और 1.4K के आसपास उसमें फॉलोअर्स हैं, उसको आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर डेली हम कुछ ना कुछ आर्टिकल 2-3 डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वासियोरकर और मेरास्मस जैसे कुपोषण रोग हो जाते हैं। ये रोग जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से फैटी लीवर जैसी समस्या भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं? अब यही ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं कि इनमें से कौन से प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं, बताइए। अब वो आपको 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे। देखो, मांसपेशियों का कमजोर होना और खराब होना, इससे पता लगेगा कि हाँ, हमको जो है यहाँ पर समस्या हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहते हैं, ठीक है ना, आपको कई बार बताया है, प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर कहा जाता है, ठीक है। ये कौन बन गया? यही है बॉडी बिल्डर, ठीक है ना। चलिए, सूजन, खासतौर पर पैरों में सूजन हो जाती है, थकान और ऊर्जा और कमी की महसूस होती है, घाव भरने में देरी होती है, बालों का पतला होना और बालों का झड़ना। यही आज पूछा गया था उसमें विटामिन सी वाले में, कि नाखूनों का टूटना और या फिर बालों का झड़ना कौन से रोग में होता है, तो वो स्कर्वी में होता है। और आपके जो है त्वचा से संबंधित समस्या कौन से रोग में होती है? स्कर्वी में होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से घूम फिर करके आ रहे हैं। ड्राई स्किन जो है ये भी समस्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होना, स्किन पिगमेंटेशन, नाखूनों का आसानी से टूटना, ये सारी समस्या होती हैं। लो भैया, डिप्थीरिया से आज का तीसरा प्रश्न है। डिप्थीरिया से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, चलिए देख लेते हैं। तो डिप्थीरिया से बचने के लिए टीकाकरण और स्वच्छता का पालन करना आवश्यक है। डिप्थीरिया का टीका जरूर लगवाना चाहिए सबको, ठीक है। देखो, टीकाकरण क्या है, तो डिप्थीरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण। डिप्थीरिया के लिए डीटीपी का टीका लगता है, ठीक है। डीटीपी का टीका लगता है, जिसमें डिप्थीरिया, टिटनिस, पर्टुसिस, ये तीनों चीज़ें होती हैं। यह टीका आमतौर पर पर्टुसिस और टिटनिस के टीके के साथ एक शॉट में ही दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों टीके जो हैं वो एक बार में ही बच्चे को लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुओं और बच्चों को डिप्थीरिया के पहले टीके 5 शॉट श्रृंखला के रूप में दिए जाते हैं। वयस्कों के लिए हर 10 साल में बूस्टर वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। बूस्टर को हम टेटनिस डिप्थीरिया यानी कि टीडी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। पूछेंगे भैया कि डिप्थीरिया की बूस्टर वैक्सीन को क्या कहते हैं, उसको हम टीडी कहते हैं, टेटनिस डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया से प्रश्न बन रहे हैं तो आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए अगला देखिए, रुबेला से, भैया ये प्रश्न आ चुका है, एमआर वैक्सीन पहले भी आपको बता चुके हैं, देखो रिपीट हो गया है। रुबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एमएमआर टीका रुबेला से बचाव के लिए लगाया जाता है। देखो, तो रुबेला से बचाव के लिए खसरा, कंठमाल, रुबेला, जिसे हम एमएमआर कहते हैं, यह टीका लगाया जाता है। यह टीका 2 खुराकों में दिया जाता है। कौन कौन सी? देखो, रुबेला की टीके की खुराकें कौन कौन सी हैं? पहली खुराक आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है, और दूसरी खुराक स्कूल में प्रवेश से पहले 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। दोनों की टाइमिंग भी आपको याद रखना है। अब देखो, ये ध्यान रखना कि एचटीज आपको प्रश्न नहीं मिल जाएंगे कि नहीं सर हमारे में तो ये पूछा था कि डिप्थीरिया में कौन सा टीका लगता है, ऐसे सर लिखा हुआ था। अब
एज प्रश्न कोई नहीं भेज सकता भैया, जो दिमाग में याद रहते हैं वैसे प्रश्न लोग भेजते हैं, ठीक है ना। बस हम सॉल्यूशन आपको डिटेल में इसलिए कराते हैं कि मान लीजिए इससे संबंधित आगे कोई प्रश्न आए तो आप उसे भी सॉल्व करके आ सकें। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान में। देखो सामान्य ज्ञान में क्या था, मनरेगा की शुरुआत अच्छे से करवा रखा है आपको, मनरेगा पूरा डिटेल में समझा रखा था महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है ना। तो ये 2006 में शुरू हुई थी मनरेगा। अब कैसे कैसे क्या शुरू हुई आइए देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी। साल 2007-8 में इसमें 130 और जिले जोड़ दिए गए। इस तरह से ये बहुत सारे जिलों में फैलती हुई मनरेगा योजना चल रही थी। साल 2008 तक यह पूरे देश के 593 जिलों में यह योजना फैल चुकी थी, साल 2008 तक, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना मनरेगा कब चालू हुई थी, 2006 में मनरेगा चालू हुई थी। आगे बढ़िए, बाल विवाह। हाँ भैया, एक्ट के 3-4 प्रश्न आ गए हैं आज, ठीक है। तो एक्ट अच्छे से करके जाना। और अधिनियम की पीडीएफ भी आपको टॉप 100 की पीडीएफ अलग से दे रखी है। 199 वालों को एक्ट की पीडीएफ अलग से मिलेगी, ठीक है ना, टॉप 100 की। चलिए भैया देखिए, तो बाल विवाह कराने या करने पर कितनी सजा का प्रावधान है भैया, 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये दोनों प्रश्न अलग अलग आए थे। पहले पूछा था कि बाल विवाह कराने पर कितने साल की जेल हो सकती है, तो ये होगी भैया 2 साल की जेल। फिर 4 क्वेश्चन का गैप किया, अगले में पूछ लिया बाल विवाह कराने पर कितना जुर्माना होता है, तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये एक्ट आपको अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। देखिए, बाल विवाह करने या कराने पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह सजा बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत लगाई गई है। तो याद रखना, बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में ये सारी बातें बताई गई हैं। चलिए, शिक्षा का अधिकार एक्ट भी आ गया आज भैया आपका, आरटीई। हम कह रहे थे राइट टू एजुकेशन नहीं आ रहा भैया, क्या दिक्कत हो गई, आ गया, बात मान ली अपनी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब लागू हुआ, 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 4 अगस्त, इसको आरटीई का फुल फॉर्म याद रखना, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो पारित की पूछे तो 4 अगस्त 2009 लगाना है, लागू की पूछे 1 अप्रैल 2010 लगाना है। वो आपको दिख जाएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चलिए भैया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी आ गया था आज, ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखो, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा दहेज की मांग करने पर भी सजा का प्रावधान है। तो आप लो या ना लो, पकड़े गए तो भैया 5 साल की जेल लगेगी और जुर्माने की सजा भी रहेगी। अगर तुमने मांग भी लिया ना, तब भी तुम्हें कोई ना कोई सजा तो लगा ही देंगे, ठीक है ना। तो दहेज से दूर रहना है, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे सर महिला पर्यवेक्षक में पुरुष पर्यवेक्षक की जगह है। मान लो हम पुरुष पर्यवेक्षक बन गए, शादी हमारी अभी हुई नहीं है, तो हम तो लेंगे ना भैया। अगर लोगे ना तो 5 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच के रहना, ठीक है। पता चला एमपीएसआई की वैकेंसी आ रही, शुक्ला सर का बैच ज्वाइन कर लेंगे, फ्री में सर कराते ही हैं यूट्यूब पे, कोई पैसा तो देना नहीं है, खाली नोट्स का पैसा देना रहेगा। तो नोट्स लेकर के तैयारी कर लेंगे, एमपीएसआई बन जाएंगे, फिर लेंगे हम बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है। तो हम भैया किसी भी प्रकार के दहेज को प्रमोट नहीं करते हैं, गलत बात है। 5 साल तक की सजा भी आपको हो सकती है। पता चला एमपीएसआई बन करके दूसरों को पकड़ने जा रहे थे और बनने के बाद में खुद को ही सजा हो गई और जो बैठे हैं जेल में, ठीक है ना। फिर ये शकल हो जाएगी तुम्हारी। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी एमपीएसआई और एमपी आबकारी की तैयारी भी हम कराएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, यूट्यूब पर ही कराएंगे, कोई चार्ज नहीं, कोई बैच नहीं, ठीक है। चलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आज घरेलू हिंसा एक्ट भी आ गया था। चलिए देख लीजिए, तो घरेलू हिंसा आज सुबह भी आया था। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। और ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ये डेट आपको याद रखना है। कंप्यूटर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन ही कंप्यूटर में आ रहे हैं। कंप्यूटर के भी आपको हमने टॉप 100 की, टॉप 200, टॉप 300 3 पीडीएफ हमने दे रखी हैं, ठीक है। जो 199 वाले में ही आपको सम्मिलित रहेंगी, मिलेंगी सब कुछ, उसको पढ़ करके जाएंगे। कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 4 से 5 नंबर का जो कंप्यूटर आ रहा है आपकी उसी पीडीएफ से आ जाएगा। एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस, टॉप 100 की पीडीएफ अलग से दी है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और आपका इंटरनेट और क्या है एमएस पावर पॉइंट। ये 4 की जो है अलग से हमने पीडीएफ दे रखी है, ठीक है ना। उसको पढ़ करके जाना, ये सारे प्रश्न उसमें से ही आ जाएंगे। चलिए, मैथ की बात कर लेते हैं। देखो, सुबह तो क्वेश्चन मिल गया था, आज दीदी क्वेश्चन नहीं भेज पाई हैं, ठीक है ना। याद ही नहीं रहता। आप लोगों से भैया निवेदन है, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, ठीक है, जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे ना कि अभी शुक्ला सर की वीडियो आ रही होगी, ठीक है, हमको आज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा कल कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन कैसे पहुँचते हैं, आप लोगों से ही तो पहुँचते हैं। अरे आज तो एक दीदी ऐसी थी, हाथ पे लिख करके ले आई थी, ठीक है ना, क्वेश्चन हाथ पे लिख करके ले आई थी, फोटो भेजा था शुक्ला सर के लिए कि सर हम छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके ले आए थे, आज ये क्वेश्चन आए थे, हम आपको लिख करके भेज दे रहे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख करके ले आओ, चाहे कैसे भी ले आओ भैया, क्वेश्चन भेजो और 1 घंटे के अंदर ही भेजो, 1 घंटे के अंदर। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम छूट गया है, मोबाइल आपको मिल ही जाएगा, बढ़िया से आप ऑटो में बैठना, ठीक है। आज पता नहीं कौन सा ऑटो बन गया ये ट्रक बन गया भैया, ठीक है। तो ऑटो में बैठो और तुरंत ये नंबर हमारा सेव रहेगा आपके पास में, 7052547003, इस नंबर को सेव रखना है और जितने भी प्रश्न आपको याद आते जाएं, 1 घंटे के अंदर आपको वो सारे प्रश्न भेज देने हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आप भेजोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तब तक वीडियो बनना चालू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमको टाइप भी करना रहता है, रिकॉर्ड भी करना रहता है, फिर वीडियो लेट होती है, आप लोग इंतजार करते हो, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा, जैसे आज इन दीदी लोगों ने भेजा था, तो आपका नाम भी आपकी वीडियो में आ जाएगा। चलो, एवरेज का 1 प्रश्न, 2 प्रश्न परसेंटेज के थे, रीजनिंग से 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीरीज आ रही है। आज सुबह वाली में तो प्रश्न ही मिल गए थे, सीरीज के भी हमने करा दिए हैं। आज सुबह हमने जो है मैथ के प्रश्न भी मिल गए थे, मैथ के प्रश्न भी आज जो है एनालिसिस में करा दिए थे, तो आप सुबह वाली वीडियो देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, 1 प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष का भी आने लगा है। चलो, बालक शिक्षा और देखभाल, जिसने ये आपकी मैराथन देखी होगी ना आपने, बालक शिक्षा देखभाल वाली मैराथन से यह जो क्वेश्चन है वो उठ करके आया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बहुत सिंपल है, ब्रह्मास्त्र में भी कवर किया था, मैराथन में भी कवर किया था, एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया था। दोनों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। आईसीडीएस योजना, अब इसके बारे में ज़्यादा समझाना तो है नहीं, 1975 में आईसीडीएस योजना आई थी, इसके बारे में हमने एफबी पर, फेसबुक पर एक आर्टिकल भी डाल रखा है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। बाकी नोट्स में तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट में समझा चुके हैं, अलग से ही समझा दिया है। देखो, दूसरी तिमाही में महिला का वजन क्यों बढ़ जाता है, यह प्रश्न आपका बाल विकास में पूछा गया था, तो चलिए देख लेते हैं क्यों बढ़ जाता है। देखो, दूसरी तिमाही में महिला का वजन बढ़ने की वजह है हार्मोन्स में बदलाव। दूसरी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बदलाव धीमी गति से होता है, दूसरी जो महीना होता है उसमें जो है दूसरी तिमाही में प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं वो उसका बदलाव धीमी धीमी गति से होता रहता है, भ्रूण का विकास होता रहता है। दूसरी तिमाही में शिशु तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। वजन बढ़ने का भंडार, पहले 15 हफ्तों में वजन बढ़ने से प्रोटीन और वसा का भंडार भी बढ़ जाता है, यानी जो दूसरी तिमाही जब आती है ना, इसमें वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का वजन बढ़ता है, भ्रूण भी तैयार हो गया है, वसा भी बढ़ता है, इस वजह से महिला का वजन तेजी से बढ़ता जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्लेजेंटा। आज सुबह हमने बताया था, प्लेजेंटा के बारे में बात कर रहे थे, हमने पूछा भी था भैया प्लेजेंटा क्या होता है, कैसे क्या होता है, लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था। हमने पूछा था कि जो शिशु है तो शिशु का खान पान की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, प्लेजेंटा के द्वारा। तो जैसे एग्जाम वाला सुन ही रहा था कि सर ने आज प्लेजेंटा के बारे में बात की है, प्लेजेंटा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रश्न आया था प्लेजेंटा का निर्माण किस महीने में होता है, तो चलिए देख लेते हैं। आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे सप्ताह के आसपास प्लेजेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान बढ़ता रहता है और 34 सप्ताह तक यह परिपक्व हो जाता है। और जो बच्चा है तो बच्चे की गर्भावस्था के दौरान बच्चे का खान पान का नियंत्रण, सांस कितना लेना है, ब्लड कितना पहुंचना है, ये सारा नियंत्रण प्लेजेंटा के द्वारा ही होता है। चलिए, ये प्रश्न आ गया था, इस तरह से आपके प्रश्न आ रहे हैं। गर्भावस्था में अजवाइन का पानी क्यों लिया जाता है, अब ये हो गया ना दिमागी समझ वाला प्रश्न, ठीक है। देखो, तो गर्भावस्था में अजवाइन का पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, देख लीजिए। अजवाइन का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है और कब्ज नहीं होता है गर्भावस्था के दौरान। अजवाइन का पानी पीने से गैस, सूजन, पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है। अजवाइन का पानी पीने से गर्भाशय की दीवारें मजबूत होती हैं, रक्त संचार तेजी से होता है, ठीक है, और वजन घटाने में भी ये अजवाइन का पानी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंधकीय कौशल, मैनेजियल स्किल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। पैराग्राफ से 12 प्रश्न आए हैं, 6 करके आए हैं और सारे प्रश्न सिंपल थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, हमने आपसे पहले भी कहा था टाइम को मैनेज करके चलिएगा। आज एक दीदी के 178 नंबर आए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए थे। बताइए, 12 नंबर वो छोड़ करके आ गई। अगर तुक्का भी लगाए होते तो 4 से 5 नंबर और सही हो जाते। 183-84 बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है ना। तो 178 पे भी वो खुश नहीं थी, किस लिए नहीं थी, क्योंकि पैराग्राफ के प्रश्न उनके छूट गए थे। तो आपको जो है मैनेज करके चलना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करके चलना है। चलिए, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा, एक मोटिवेशन वीडियो शुरू में ही बनाया था जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे आपको क्या क्या एग्जाम कैसे देना है, वो जा करके आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए,
नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? नीति आयोग के बारे में आपको बता रखा था, आर्टिकल भी डाल रखा है फेसबुक पेज पर। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। यह सुनिश्चित करना कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से इसके अधीन भेजा गया है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक राजनीति और नीति मतलब कुल मिलाकर के ये नीतियां तैयार करता है। जो काम योजना आयोग आपका करता था वही काम अब जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। एक पूछा गया था नीति आयोग बेसिकली किस पर फोकस्ड रहता है, तो डिजिटल इंडिया पर फोकस्ड रहता है, ये भी याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज सुबह भी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, शाम को भी 12वीं पंचवर्षीय योजना आ गई है। सुबह ही आपको समझा दिया था, तो ये दोबारा समझाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, सेम टू सेम वही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अपने अधीनस्थ लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे? ये प्रश्न आपको हमने कराया था। आप हैं नेता, ठीक है, अब आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे कम पैसे में और जो है काम भी अच्छे से कर दें वो लोग, ऐसा कुछ कर दो ये सारे लोग जो है खुश भी रहें और काम भी कर दें। तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छे से उनसे बातचीत, प्यार से बातचीत करोगे, ठीक है। अरे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो, ये वाला काम निपटा दो बस। और वो जो अधीनस्थ होते हैं वो भी खुश रहते हैं, अरे बॉस आज हमसे बड़े खुश थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक गुण होता है अधीनस्थ लोगों को मोटिवेट करके काम निकलवाने का, ठीक है ना। अब चलिए कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखो, तो क्या करेंगे आप? कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए आप स्पष्ट संवाद करेंगे, यानी प्यार से बोलेंगे उनसे, बहुत प्यार से बोलेंगे। रचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिएटिव प्रतिक्रियाएं यूज करेंगे, ठीक है। और सहायता जैसे तरीके अपना सकते हैं कि भैया तुम्हारी मदद कर देंगे, कहीं पर समस्या आ जाएगी अगले महीने तुमको हम बोनस दे देंगे, ठीक है ना। लालच दे दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब काम निकलवाना है, ठीक है। साथ ही आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, भैया तुम जैसा कोई नहीं है, अरे शर्मा जी, भैया शर्मा जी जैसा कोई है ही नहीं, कोई इतना काम कर ही नहीं सकता। आप क्या कर रहे हैं? उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं और प्रेरणा को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए, परिवर्तनकारी नेता कैसा होता है? ये तो हमने आपको बताया था। परिवर्तनकारी नेता का मतलब है कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहेगा, ठीक है। ये नेताजी हैं, अब ये कोई ना कोई नई चीज़ करते रहेंगे। अब इनको पता चला कि अगर फेसबुक पर हम पेज बना लें तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया? नवाचार वाला काम किया, एक क्रिएटिव काम किया और फेसबुक पर पेज बना लिया और बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा ली। बाद में ये नेताजी चुनाव जीते ना जीते इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर इनके बहुत सारे फॉलोवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कुछ फ़ायदा तो ये नेताजी ले ही लेते हैं। तो एक परिवर्तनकारी नेता कैसा होता है? समय के साथ में अपने आप को ढाल लेता है। अगर कोई डिजिटल जमाना आ गया तो भैया डिजिटल रूप से काम करना है, मोबाइल में भी वो जो है परिपक्व हो जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप भी रखना चालू कर देता है। तो इसी को हम एक परिवर्तनकारी नेता कहते हैं। इसी तरह के ऑप्शन आपके दिए गए होंगे। एक प्रश्न पूछा था, गुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉमस कार्लाइल महोदय के द्वारा गुण सिद्धांत दिया गया था। ये आपके प्रश्न आए थे मैनेजरियल स्किल के अंदर, प्रबंध की कौशल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स जरूर प्राप्त कर लेने हैं। अगर आप भी उसी लाइन में आ सकते हैं, 660 में से एक नाम आपका भी हो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट 660 है, तो आप ये 199 वाले शुक्ला सर के नोट्स मंगवा सकते हैं। और नोट्स लेने के लिए आपको परेशान नहीं होना है भाई, ऊपर पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए, ज़्यादा बात करने का टाइम हमारे पास में भी नहीं रहता, आपके पास में भी नहीं होना चाहिए कि सर नोट्स का डेमो दिखा दो, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना क्या रहेगा। देखो, इसका रिप्लाई करने का टाइम नहीं रहता टीम के पास में, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस तरह के क्वेश्चन मत भेजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए सीधे पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, वेट कीजिए, डीपी चेक कीजिए, डीपी पर लिखा रहेगा इतने बजे नोट्स आपके पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात करने की जो आवश्यकता नहीं है। अच्छे से आप अपना नोट्स में जो बात हमसे करेंगे वही आप नोट्स लेकर के तैयारी कर लीजिए, उनको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्या दिक्कत है ना, बात करने का टाइम नहीं रहता भैया, इसीलिए हमने मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। दिन भर फ़ोन आते रहते थे, फ़ोन आते रहेंगे तो फिर आपको हम पढ़ाएंगे कब? कब आपका एनालिसिस कराएंगे, कब आपका जो है वीडियो बनाएंगे, कब करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मोबाइल नंबर ये बंद रहेगा, केवल व्हाट्सएप पर ही आपसे कांटेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखा है। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सुबह हमने संचार वाली PDF तीनों जगह डाल दी है। कहाँ पर? फेसबुक पर भी डाल दी है पेज में, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो में और फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। जिसका भी कल एग्जाम हो, भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।